एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम एक फूड से रिलेटेड वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Why food is getting so expensive in India? अगर इंडियन फूड्स की बात की जाए तो जिसे हम काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में और वीडियोस में देख चुके हैं कि वहाँ पे फूड काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, क्योंकि जिस तरह हमने समोसा देखा उन्होंने 10 रुपये का ख़रीदा। फिर इसी तरह वो चिक पीस थे और साथ में हमारे पास एग्स थे, वो भी यानी 50 रुपीज़ की प्लेट थी। और इसके अलावा डोसा था 140 रुपीज़ का, तो और कॉफ़ी थी 173 रुपीज़ की। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हमें काफ़ी जो है वो रीज़नेबल लग रही थी। लेकिन और मतलब कि लोकल स्ट्रीट फूड भी वहाँ का बहुत ही सस्ता था, जैसे सीख कबाब और जितने भी हमने डिफरेंट मीट्स और बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें देखी, वो जस्ट 70-60 रुपीज़ में मिल रही थी। तो हमें काफ़ी शॉकिंग लग रहा था कि इतना सब कुछ मिल रहा है और इतने कम पैसों में। तो मे बी इस वीडियो के टाइटल में जिस तरह लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंसिव होने जा रहा है फ्यूचर में, तो शायद इस वजह से कि उनको उससे कुछ फ़ायदा हो अगर उनका फूड वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सारे बाहर की कंट्री से भी लोग वहाँ पे आते हैं फूड ट्राई करने। तो मे बी वो इसलिए उनको चीप देते हो कि वो उनकी एक हॉस्पिटैलिटी और फ्रेंडली नेचर की वजह से कि वो उनको अपनी तरफ से सब कुछ फ्री में ट्राई करवाना चाहते हो। लेकिन अगर वो अपने इस फूड की प्राइस हाई रखते हैं तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली भी, और दूसरा कोई भी हो दूसरे मुल्क से वो ज़रूर ट्राई करना चाहेगा इस फूड को, क्योंकि क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज इंडिया का फूड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप टमाटर अफोर्ड कर सकते हैं? क्या बेकार सवाल है। लेकिन जब टमाटर के प्राइसेस 300 रुपीज पर केजी का आंकड़ा क्रॉस कर गए तो कई होटल्स ने अपने मेन्यू से टमाटोज को हटा दिया, जिनमें मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे जैसे मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस भी शामिल है। भारत में महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है? ऑन द अदर हैंड, कुछ ही महीनों पहले न्यूज थी कि तमिलनाडु के फार्मर्स ने अपने टमाटर रास्ते पर फेंक दिए, क्योंकि उस समय मार्केट का दाम 2 रुपए पर किलो था। फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा क्यों? चलिए जानते हैं महंगाई के बारे में। महंगाई बढ़ने के 3 मेन रीजंस हमने इस वीडियो में आइडेंटिफाई किए हैं, जो ये ट्रायंगल समझने के बाद आप समझ जाएंगे। और एज यूजुअल इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बातें करेंगे। तो अगर आप भी सॉल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, प्राइस स्विंग्स एक्सप्लेन। चलिए एक सफर पर चलते हैं। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। भारत में हर कोई सफर करता है। आम आदमी सफर करता है क्योंकि महंगाई है। प्याज, नींबू और दाल के बढ़ते प्राइसेस हम सबको सताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा पैसा जाता किसे? किसानों को तो नहीं, क्योंकि किसान अब भी गरीब है। चलिए इकोनॉमिक्स समझते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम तो प्राइसेस कम होंगे। जब सप्लाई ज्यादा है तो बायर्स के पास पावर है, और जब सप्लाई कम है तो सेलर्स के पास पावर है। फूड प्राइसेस में कई बार यही होता है। जब सारे फार्मर्स हार्वेस्ट करके एक ही टाइम मंडी पहुंचते हैं तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाता है और डिमांड उतनी जल्दी नहीं बढ़ती, क्योंकि खेती क्लाइमेट पर निर्भर है और क्लाइमेट चेंज हमारे सिस्टम्स को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। चैप्टर 2, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। ट्रायंगल का पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। हम कितना भी डिनाई करें, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। मौसम बदल रहे हैं, ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, और बुरे मौसम की वजह से कई बार फार्मर्स को घाटा होता है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर में वीट प्राइसेस एकदम से बढ़ गए। भारत के पास सरप्लस बफर स्टॉक था और बम्पर हार्वेस्ट के एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन समर जल्दी शुरू हुआ। इसके वजह से 110 मिलियन टन का हार्वेस्ट 102 मिलियन टन हो गया, यानी देश को 8 मिलियन टन का सीधा नुकसान। ये 8 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर पाते और फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए ग्लोबल प्राइसेस मिलते। अनसीजनल रेन्स के कारण खेतों में उग रहे क्रॉप्स डैमेज होते हैं, उन पर फंगस चढ़ता है या फिर वो सड़ जाते हैं। इससे फार्मर्स का नुकसान होता है, एंड एट द सेम टाइम प्राइसेस भी बढ़ते हैं। टमाटो के प्राइसेस 2023 में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में टोमेटो क्रॉप को डिजीजेस ने अफेक्ट किया है। एट द सेम टाइम कई स्टेट्स में क्रॉप हाई रेनफॉल की वजह से डैमेज हो गए। अनसीजनल रेन्स, हीट वेव्स, ये भारत की नई रियलिटी है। इसका दूसरा इम्पैक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी होता है। अब सीरियल्स में इन्फ्लेशन 15.3% है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में 9.3% और स्पाइसेस में 18% के प्राइस हाइक्स देखने मिल रहे हैं। पॉलिसी लेवल पर सेंटर और स्टेट्स दोनों इससे डील करने के लिए रेडी नहीं है। चैप्टर 3, फूड वेस्ट का चक्कर। सेकंड पॉइंट है फूड वेस्टेज। सोचिए, अगर आपको एक बैग मिलती है जिसमें 1 करोड़ रुपए हैं, आप
खुश हो जाते हो, लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि बैग में 1 करोड़ नहीं सिर्फ 40 लाख रुपए, क्योंकि उस बैग में एक बड़ा होल था और बाकी के पैसे धीरे धीरे गिर गए। इन शॉर्ट, वेस्टेज की वजह से आपका नुकसान हुआ। यही सेम कहानी भारत के किसानों की भी है। फूड वेस्टेज भारत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, मार्केट्स में सही सिस्टम्स ना होने की वजह से हम हमारा कीमती खाना वेस्ट कर रहे हैं। नुकसान सबका होता है, किसानों का भी क्योंकि वो सारा माल बेच नहीं पाते, और कंज्यूमर्स का भी क्योंकि सप्लाई घटने की वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं। चलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की कहानी समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लोकसभा में खुद कहा था कि अलग अलग फूड आइटम्स के लॉसेस इतने हैं। जरा इसे देखिए। इस रिप्लाई में 2 स्टडीज को कंपेयर किया है, एक 2015 का और एक 2022 का। लॉसेस तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, इवन दो स्टडीज के बीच में 7 साल का गैप है। इसका क्या मतलब है? दैट वी टुक 0 स्टेप्स टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। जो भी रिडक्शंस है वो माइनर चेंजेस हैं। फ्रूट्स में 15% तक और वेजिटेबल्स में 11% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं। भारत हॉर्टिकल्चर में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हम कितने सारे अपॉर्चुनिटी सिर्फ वेस्टेज की वजह से खो रहे हैं। और इसमें वो लॉसेस तो काउंट ही नहीं होते जो फार्मर्स खुद रास्ते पर फेंकते हैं। हर सरकार को सिर्फ ग्रैंड हेडलाइंस चाहिए कि उन्होंने फार्मर्स के लिए ये किया, उन्होंने MSP बढ़ाया, लेकिन ऑन ग्राउंड चेंजेस किसी को भी नहीं करने। फॉर एग्जांपल, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2012 की एक रिपोर्ट पढ़ी ऑन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इस रिपोर्ट में 2005 से 2007 तक डेटा कलेक्शन किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। 1973 में ये रिपोर्ट किया गया था कि वीट में लॉसेस 9.7% थे। 2002 में कर्नाटका में एक स्टडी की गई, उसमें मैंगोस की पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 15.6% थे। 2005 की एक स्टडी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वेजिटेबल्स के लॉसेस ऑन एन एवरेज 20 to 25% थे। पूरे भारत के फिगर्स देखते हैं। हम मेजरली फार्म लेवल और स्टोरेज के लॉसेस देख रहे हैं। सीरियल्स के लॉसेस 2.8% to 4.7% थे। पल्सेस जैसे तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, उसके लॉसेस कुछ 3 to 5% थे। ऑयल सीड्स यानी सनफ्लावर, सैफलावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन सीड, सोयाबीन, इनमें लॉसेस 2.2% से 9.1% तक थे। फ्रूट्स में एप्पल्स, बनानास, चीकूज, ग्रेप्स, गुआवास, पपायाज एंड मैंगोस को स्टडी किए गए। इसमें लॉसेस 4% से 13.9% तक थे। वेजिटेबल्स में पोटैटो, टमाटो, अनियन, पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन्हें स्टडी किया गया और इनके लॉसेस 4.6% to 11% थे। ये 2005 के नंबर्स हम 2022 के नंबर्स से कंपेयर करें तो ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। मतलब बेसिकली आजादी के बाद किसी ने भी फूड वेस्टेज के इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया। सोचने जैसी बात है। ये सवाल कोई भी पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाता? क्यों ऑपोजिशन सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स उठाकर उन्हीं पर चर्चा करते हैं? असली मुद्दे जो आम इंसान के लिए मैटर करते हैं, उन पर डिस्कशन कौन करेगा? चैप्टर 4, होर्डिंग। ट्रायंगल का तीसरा प्रॉब्लम है होर्डिंग। मैंने संसद टीवी पर 7 साल पुराना डिबेट देखा और स्पीकर ने एक इंटरेस्टिंग बात कही दैट दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स प्राइस मेकर्स होते हैं, वो मंडी से परचेज करते हैं और रिटेल में बेचते हैं। कई बार सडन प्राइस राइज का रीजन होता है होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जहां ट्रेडर्स प्रोड्यूस को परचेज करते हैं और तब तक उसे स्टोर करते हैं जब तक प्राइसेस मार्केट में बढ़ते नहीं। 2009 की ये आर्टिकल कहती है कि होर्डिंग की वजह से इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन ये होर्डिंग होता कैसे? ट्रेडर्स को अप्रोक्सीमेटली हर क्रॉप का हार्वेस्ट टाइम पता होता है। टमाटोज का एग्जांपल लेते हैं। टमाटोज के सैपलिंग्स दिसंबर जनवरी में प्लांट होता है। 120 दिन का क्रॉप साइकिल होता है और अप्रैल मई में ये सारे टोमेटोज मार्केट में आते हैं। फिर सेकंड क्रॉपिंग साइकिल का हार्वेस्ट अगस्त सितंबर तक मार्केट में आता है। बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में प्राइस फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है। वेजिटेबल्स तो साल में बार बार हार्वेस्ट होते हैं। कुछ सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन मेजरली कई वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं। लेकिन 2 हार्वेस्ट के बीच में मार्केट में स्टॉक धीरे धीरे घट जाता है और क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होती है। उस पीरियड में होर्डर्स अपना काम शुरू करते हैं। ये हमारे देश के रियल प्रॉब्लम्स है। चलिए उन पर सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5, सॉल्यूशंस। जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो हमारा रिएक्शन एक ही होता है, एक्सपोर्ट्स को बैन कर दो, ताकि जो फूड सप्लाई देश के बाहर जा रहा है वो किसान यहाँ पर ही बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन क्या ये अप्रोच फेयर है? एक्सपोर्ट्स की वजह से किसानों का प्रॉफिट होता है, उन्हें रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग यानी एक तरह का बोनस मिलता है, और उनसे ये बोनस छीनने का क्या मतलब है? यानी एक किसान जिंदगी भर के लिए गरीब ही रहेगा। डॉक्टर अशोक गुलाटी हमारे देश के सबसे सीनियर एग्रीकल्चर रिसर्चर्स में से एक हैं।
वो मानते हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स रोकने हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधा एक्सपोर्ट बैन करना भारत के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि फ्यूचर में दूसरे देश हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि हमारी सरकार ही अनरिलायबल है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डेटा। हमें डेटा का इस्तेमाल सही तरीके से करना ही होगा। आज टोमेटोज के दामों ने सबको परेशान किया है, तो चलिए उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। दिसंबर जनवरी के क्रॉप्स में फार्मर्स को दिक्कत आई, वायरसेस की वजह से क्रॉप लॉस हुआ। सेकेंडली, अप्रैल में मंडी में प्राइसेस क्रैश हुए। फार्मर्स ने अपना प्रोड्यूस रास्ते पर फेंक दिया। ये देखकर कई फार्मर्स ने टमाटो क्रॉप ग्रो करना छोड़ दिया। ये डेटा प्रिज्यूमेबली स्टेट्स या सेंटर के पास अप्रैल में ही मिल जाना चाहिए था कि रेगुलर से कम सोइंग हुई है। फार्मर्स ने इस बार टमाटो लगाया ही नहीं है। अगर फार्मर्स लगाएंगे नहीं तो उगाएंगे क्या? घंटा। तो लॉजिकली इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के बजाय हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने 3-4 महीनों के लिए कुछ नहीं किया, और अब जब प्राइसेस स्काई हाई है तब वो टमाटोज को 70 रुपए में बेच रहे हैं। लॉजिकली इस पर एक्शन अप्रैल में ही लेनी चाहिए थी। फूड इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि सेंटर और स्टेट्स की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपना काम ढंग से करे, प्राइस मैनेजमेंट पर फोकस करे, क्योंकि उनके पास सोइंग का डेटा पहले से आ जाता है। तीसरा सोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों पर खर्च नहीं करती, लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर खर्चे बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। चलिए नंबर्स देखते हैं। हमारे बजट में एमएसपी पर धान खरीदने के लिए 1,97,000 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,79,000 करोड़ खर्च होते हैं। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर रिसर्च पर सिर्फ 9,400 करोड़, वेयरहाउसिंग के लिए सिर्फ 22 करोड़ और स्टोरेज और गोडाउन्स के लिए तो 0, यानी कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो पैसा लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल सिस्टम को सुधारने में यूज हो सकता है वो शॉर्ट टर्म बैंडेड सॉल्यूशंस पर खर्च हो रहा है। यही इस देश का प्रॉब्लम है, क्योंकि सिस्टम्स बनाने में टाइम लगता है और इलेक्शन हर 5 साल बाद आता है। तो फोकस कहाँ होगा, सॉल्यूशंस पर या इलेक्शन पर? नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कोल्ड स्टोरेज। हमने हीट वेव की वीडियो में इसके बारे में बात की थी और अब भी रिपीट करेंगे। कोल्ड स्टोरेज के बिना फार्मर्स अपना इनकम गंवा रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज पर फोकस ना करना सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। पहले तो सारे वेयरहाउसेस के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इससे होगा ये कि सेंटर के पास डेटा आएगा कि फार्म्स और मंडी के बीच कितना प्रोड्यूस प्राइवेटली परचेज किया जा रहा है। इससे होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को जल्दी कंट्रोल कर सकता है। हमें नई टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना ही होगा। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और हर स्टेट को अपने किसानों के लिए सही कदम उठाने होंगे। इन 3 मुद्दों पर काम करना ही होगा। फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट टाइम एंड गेटिंग द राइट प्राइस। अपने स्टेट में रास्ते बनाना राज्य सरकार का काम है। मंडीज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, फार्मर्स को लो प्राइसेस से बचाना राज्य सरकार का काम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हाथ मिलाकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। फोकस शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर करना होगा। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में अगर बात की जाए कि अगर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो फूड है वो एक्सपेंसिव हो रही है, तो उसकी जो रीजंस हैं उसमें हमारे पास जो एक तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इसके अलावा फूड वेस्टेज हो सकती है और दूसरा होर्डिंग हो सकती है। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो ऐसे हो सकता है कि बेवक्त बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो रही। इसके अलावा या तो हीट वेव्स हो सकते हैं। जिस तरह अगर देखा जाए, अगर हम वीट की एग्जांपल लें तो वीट की ग्रोथ के लिए हमारे पास जो है वो हमें ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, यानी कि सूरज चाहिए होता है कि जिसकी वजह से उसकी जो है ना वो प्रॉपर ग्रोथ हो सके। लेकिन अगर वहाँ पे बारिशें जो है वो बेवक्त हो रही हैं तो उसकी वजह से एक तो वीट की वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, दूसरा ये कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। जब उसकी इतनी सप्लाई ही नहीं होगी तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि जो किसान हैं उनकी जो एक किस्म का उनकी जो वेजेस आनी थी उसमें जो है वो कमी होगी और वो किसान गरीब जो थे वो गरीब ही रहेंगे, मतलब उनको एज अ बोनस कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर फूड वेस्टेज की बात की जाए तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो फूड को स्टोर करने के तरीके हैं वो उस तरीके से फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फूड जो है वो हमारे पास वेस्ट हो जाती है। और अगर होर्डिंग की बात की जाए तो इस तरह से होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो फूड को स्टोर कर लेते हैं और जब उनकी प्राइसेस जो है, जब वो सप्लाई उनकी कम हो जाती है ओवरऑल मार्केट में, तो तब वो उन्हें बेचते हैं और उनके प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल कह लें।
तो नो डाउट कि इन सारे रीजंस की बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है ओवरऑल कंट्री की जो फूड की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर, और किसान से सबसे ज़्यादा इसको जो नुकसान होता है वो भी नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर बहुत जल्द काम लिया जाना चाहिए। अब सबसे पहले अगर इसमें बात कर लें कि सल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो इसमें ये है कि फार्मर्स को एक तो वो सारी डिजिटल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हर शोबे में ही जो है वो डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, लेकिन फार्मर्स आज भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं बीज उगाने के, लगाने के, और अपनी मशीनरीज भी उनकी अभी तक वही पुरानी मशीनरीज हैं, जबकि हमें चाहिए कि उनको भी साथ के साथ अप टू डेट करते रहें। जो डिजिटल से डिजिटल मशीनरीज आ रही हैं, डिजिटल तरीके हैं, किसानों को उन चीज़ों से जो है वो अवेयर करना चाहिए, उनको रिकग्नाइज़ करवानी चाहिए वो चीज़ें, किसानों को साथ साथ एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह इन चीज़ों पर काम हो सकता है। और दूसरा, अगर इसमें फूड वेस्टेज की बात की जाए कि उन्होंने कंपैरिजन किया 2015 का और 2022 का, तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट जितना फूड वेस्टेज 2015 में था उतना ही वेस्टेज जो है वो 2022 में है। तो इस चीज़ से हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि इस हालांकि 7 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी प्रॉपर्ली काम नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इशू आ रहा है, उन्होंने बताया कि जो टमाटोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो ये कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स फूड में यूज़ होने हैं वो अगर महंगे हैं, तो उस वजह से अल्टीमेटली आपका इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास मिल रही हैं फूड डिफरेंट किसी भी मैकडोनल्ड से या सबवे से, तो वो महंगी यानी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो नो डाउट कि ये सारी प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम में कंसीडर होती हैं, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपने फूड के ज़रिए होती है, दूसरे मुल्कों में जो फूड सप्लाईज़ हैं वो होती हैं। इसी तरह इंडिया में भी बहुत मेजर जो काम है वो उनकी ज़राअत के ज़रिए से होता है। कितनी ऐसी फूड्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं बनाई जाती, वो इंडिया से वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं, और एक्सपोर्ट होने से हमेशा फ़ायदा ही होता है। किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेनिफिशियल होता है और इससे उसको फ़ायदा होता है। तो नो डाउट कि जो लोग इसका सलूशन ये समझते हैं कि जब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में नहीं बन रही तो उनकी एक्सपोर्ट्स बैन कर दी जाएँ, तो ये एक सही सल्यूशन नहीं है। और दूसरा ये कि इसकी वजह से जो आपके एक्सपोर्ट की वजह से एक रिलेशन कायम थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी यानी कम हो जाते हैं, और उनका एक ट्रस्ट जो आप पे बिल्ड हुआ होता है कि यहाँ से हम ये चीज़ दे रहे थे, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो नो डाउट कि इस सारी सिचुएशन पर बहुत जल्द काम होना चाहिए और इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।